हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्मा चिलानी, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही जुड़ेंगे पूर्व राजदूत सुधीर टी देवड़े भी। ब्रह्मा, ये जो टकराव देखा गया है जिसमें अलग अलग बयान आ रहे हैं, रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग भी है। ये भी कहा गया है कि अपने एयर स्पेस में रहना चाहिए अमेरिका को, ये कहते हुए कि शायद वो अपने एयर स्पेस में नहीं था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये है कि बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल काम है ये रशिया की तरफ से। पर जो मौजूदा वहां पे हालात हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पहली बार इन दो बड़े देशों के बीच जो पर्दे के पीछे से अभी दिख रहा था, वो सीधा यहां एक टकराव है। और ये कितना गंभीर है? आप ठीक कह रहे हैं नगमा, ये प्रोवोकेटिव एक्शंस दोनों की तरफ से थे। एक तो अमेरिकन साइड की तरफ से, क्योंकि जिस तरह की स्पाइंग हो रही थी रूस के खिलाफ, काफी प्रोवोकेटिव ये ड्रोन का इस्तेमाल करना, और दूसरी तरफ जिस तरह से रशिया ने ड्रोन को गिराया वो भी काफी प्रोवोकेटिव था। इससे जो रिस्क हैं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बिटवीन रशिया और अमेरिका, वो रिस्क बढ़ रहे हैं। रिस्क तो जितना लंबा ये युद्ध जा रहा है उतने ज्यादा रिस्क बढ़ रहे हैं। कुछ महीने पहले दोनों साइड्स ने, नेटो ने और रूस ने, न्यूक्लियर ड्रिल्स किए, न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग ड्रिल्स। तो इससे साफ जाहिर है कि दोनों साइड बहुत ही रिस्की बिहेवियर में एंगेज कर रहे हैं और प्रोवोकेटिव एक्शंस ले रहे हैं। और इस समय जब युद्ध एक स्टेलमेट में है, तो जब युद्ध स्टेलमेट में होता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप दोनों साइड एक सीज फायर अग्रीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो अभी सीज फायर के बिना रिस्क बढ़ेंगे। और मगर एक जो होपफुल साइन ये है कि जब दिल्ली में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो एंथनी बिल्किन और सर्गे लैवरोव की मीटिंग हुई थी। 10 मिनट की मीटिंग हुई है। ये 10 मिनट की मीटिंग पहली बार ही, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, पहले बार ही अमेरिकन और रशियन ऑफिशियल सीनियर लेवल पर मिले। तो इससे एक होपफुल साइन मिला कि पहले बार ही अमेरिका और रूस बात करने के लिए तैयार हैं। अब जब बात करने के लिए तैयार है तो इसका नेक्स्ट स्टेप लॉजिकली होना चाहिए कि आप नेगोशिएशन शुरू कीजिए एक आर्मिस्टिस अग्रीमेंट के लिए, दैट इज सीज फायर अग्रीमेंट के लिए। उससे ये रिस्क कम हो सकते हैं, नहीं तो रिस्क बढ़ते जाएंगे। तो सुधीर देवड़े, आप इसे कैसे देख रहे हैं? दोनों देश ही रिस्क ले रहे हैं इस समय, यानी कि नेगोशिएशन या शांति के लिए, बातचीत के लिए लगता नहीं है कि दोनों देश बहुत ज्यादा इस समय आतुर हैं। तो यहां पर हालात और आगे कैसा दिख रहा है आपको? ये जो घटना हुई है ब्लैक सी के ऊपर, अमेरिकन सर्वेलेंस ड्रोन को रूस के फाइटर जेट ने गिरा दिया है। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स में गिरा है वो ड्रोन। ये पहली बार ऐसा टकराव दोनों के बीच डायरेक्टली हुआ है। अभी तक वो तो दोनों के जो हथियार हैं उनसे लड़ाई चल रही है। यूक्रेनियन लड़ रहे हैं अमेरिकन हथियारों से, और वहाँ रशियन खैर तो डायरेक्टली है ही उसमें। मगर मुझे भी लगता है कि ये घटना ऐसे दिखाती है कि अभी दोनों तरफ से, खास अमेरिकन तरफ से, लड़ाई बंद करने की कोई उनकी उम्मीद नहीं लग रही है। क्योंकि यूक्रेन तो अभी भी वहां बाखमुत में डटा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम लोग अभी भी रशिया का पूरा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और जब तक रूस वहां से हटेगा नहीं, जब जो सब एरियाज हैं उससे, तब तक कोई उसमें उम्मीद नहीं है कोई सीज फायर की। और मुझे लगता है ये चाइना की, और अभी जो नई घटनाएं हुई हैं चाइना के, अभी प्रेसिडेंट वहां आने वाले हैं। और कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने चीन को भी ऐसी चेतावनी दी थी, ऐसे एक तरह की धमकी दी थी कि अगर आप यूक्रेन की लड़ाई में रशिया को आर्म्स देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। तो उसमें चीन का भी फैक्टर इसमें बीच में आता है कि नहीं, देखने लायक चीज है। मगर अभी भी नेटो की तरफ से और अमेरिकन की तरफ से
यूक्रेन को जिस किस्म का उत्तेजन मिल रहा है, उससे लगता है कि लड़ाई जल्दी ही खत्म होने की संभावना बहुत कम लग रही है। और ये जो घटना अमेरिका जी ब्रह्मचलानी, इस पर ओनस किस पे है, किसकी जिम्मेदारी है? जैसे कि अभी कहा सुधीर टी देवड़े ने कि लगता नहीं कि अमेरिका अभी बहुत ज्यादा चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो। मतलब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, किसकी प्रोवोकेशन है? दोनों देशों की तरफ से प्रोवोकेशन है, पर जैसे रूस ने कहा कि इंटरनेशनल वाटर्स जो है वहां पर समस्या रही है, क्राइमिया जो है वो रशियन फेडरेशन का पार्ट है, अमेरिका इससे नहीं स्टेटस को से अग्री करता है, तो ये तमाम चीजें वहां पर हैं। पर इस समय आगे की क्या स्थिति, क्या देखते हैं आप, और बड़ा खतरा ये इस टकराव के बाद, इस युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में? अगर चीन या रूस अमेरिका के खिलाफ, जैसे अमेरिका का अलास्का हो या कोई दूसरा अमेरिका का हिस्सा हो, उसके खिलाफ एक ड्रोन स्पाइंग मिशन चलाएं, तो क्या वॉशिंगटन उसको प्रोवोकेटिव नहीं मानेगा? उसी तरीके से जिस तरह से अमेरिका के ड्रोन मिशन, जो स्पाइंग मिशन था क्राइमिया के खिलाफ, क्राइमिया एक हिस्सा हो गया है रूस का। अब अगर आप इतने थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर आपके अपने देश से आप एक स्पाइंग मिशन ऑपरेट करते हैं दूसरे कंट्री के खिलाफ, तो दूसरा देश जरूर इसको प्रोवोकेटिव मानेगा। तो एक बात और भी है इसमें जुड़ी हुई, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, वो यूक्रेन और रूस के बीच में थोड़ी है ये लड़ाई। असली लड़ाई तो रूस और अमेरिका के बीच में, यूक्रेन तो एक सरोगेट है। तो यूक्रेन के पीछे अमेरिका है और नेटो है। टकराव के बाद ये जो सरोगेट था यूक्रेन, अब ये अमेरिका में और रूस जो हैं, जो ऐसे पीछे से लड़ रहे थे, वो लग रहा है बिल्कुल सामने आ गए हैं, अब आमने सामने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नगमा, क्योंकि ये जो इनएविटेबल है कि जब आप एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो, तो कुछ समय बाद ये प्रॉक्सी का जो फसाद है वो हट जाएगा और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसका जो डर है वो बढ़ रहा है, डेंजर बढ़ रहा है, क्योंकि रूस मानता है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है ऑलरेडी, क्योंकि यूक्रेन में CIA ऑफिसर्स हैं, अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, वो यूक्रेनियन फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस के लोग जो अमेरिका से आए हुए हैं यूक्रेन में जो स्टेशन है, वो यूक्रेन को बैटलफील्ड इंटेलिजेंस दे रहे हैं। तो रूस के पर्सपेक्टिव से अमेरिका ऑलरेडी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मगर डेंजर ये है कि जैसे जिस तरह से अमेरिका आस्ते आस्ते डीपर इन्वॉल्व हो रहा है यूक्रेन के वॉर में, उससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क बढ़ रहे हैं और उससे पूरे दुनिया को खतरा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस फेस करना पड़ता है ऑलरेडी, और उसके अलावा अब न्यूक्लियर डेंजर भी हो सकता है दुनिया के लिए। तो एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस और एक परमाणु खतरा भी और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है अमेरिका और रूस के इस सीधे टकराव से, बल्कि दोनों आमने सामने ये खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।